हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाले हैं और आज का हमारा ये लोग पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 में 18/8/2022 का ही पेपर सॉल्व करवाई हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक करवा चुकी हूँ। तो आज हम 15 करेंगे, यानी 15 से आज क्वेश्चन नेक्स्ट देखने वाले हैं, जितना क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि 9:12 समानुपात है 12:x के और 28:42 समानुपात है 12:y के, तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। ये समानुपात और अनुपात वाला क्वेश्चन दिया है। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पहले समानुपात और अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 9 अनुपात यानी कि 9/12 समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर होता है। समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो 9/12 यानी कि 9:12 किसके बराबर है? 12/x के। ठीक है, इसके बाद हम त्रिज्या क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 9x हो जाएगा बराबर 12 × 12। यहाँ पे मैं गुणा का चिन्ह नहीं लगाऊंगी क्योंकि 9 में जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। ठीक, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 12। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 12 × 12 और 9 हमारा गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से कटाएंगे, तितली की 9, 3 चौके 12। ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 चौके कितना हो गया? 12। समझ में आ रहा है? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। x की वैल्यू हमारे आ गई कितनी? 16। अब हम पता क्या करेंगे? y की वैल्यू। और क्या बोला है दूसरे वाले अनुपात में? क्या बोला है? तो देखिए दूसरे वाले अनुपात में क्या बोला है कि 28 रेशियो यानी कि 28/42। समानुपात का मैंने अभी बताया कि समानुपात का मतलब होता है कि बराबर। तो 42 बटा में क्या हो जाएगा? y। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देते हैं दोनों को। चलिए करते हैं। 28 y बराबर 42 गुणते क्या हो जाएगा? 42। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद y बराबर लिख देंगे 42 गुणते 42 बटा में क्या लिख देंगे? 28। ठीक है, आप 2 से भी कटा सकते हैं, हम 7 से कटा रहे हैं। 7 चौके 28, 7 छके 42। ठीक है, फिर 4 से कटाइए, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटाइए। 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 3 6। तो y बराबर क्या आ गया? 21 गुणते 3। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 3 और 6। y बराबर कितना आ गया? 63। समझ में आ रहा है? देखिए x बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 16 और y बराबर इस इक्वेशन से कितना आया? 63। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या दिया है देख लेते हैं उसको। इक्वेशन हमारा दिया है यहाँ पे कि 2x + y का मान ज्ञात करिए। तो x बराबर मैं क्या निकाली हूँ? 16 आया है और y बराबर हम लोग का 63 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे x की और y की जगह पे y की वैल्यू। तो 2 × 16 + 63 करेंगे, तो 16 दूना के 32 + 63 हो जाएगा। समझ में आया? इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 6 3 9, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा? 95 आ गया। देखिए आंसर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आ जाएगा, यानी कि 95 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है ये हमारा साइंस से संबंधित है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोला है पीबी यानी कि लेड यानी कि सीसा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील कौन होता है? तो कैल्शियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आरआरबी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन कई एग्जामों में भी पूछ चुके हैं। जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 11 130, इसके बाद 7 58 और उसके बाद 15। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली, यानी कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो 15 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए अगर नंबर में ज्यादा का गैप रहता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, या फिर भाग यानी कि डिवाइड कर सकते हैं।
मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम स्क्वायर करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर स्क्वायर करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कि 11 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस कितना जोड़ते हैं 9, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 130 आ जाएगा। ठीक है, 7 का करते हैं स्क्वायर और प्लस कितना करते हैं 9, तो 49 और प्लस 9 कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यही करते हैं। 15 का क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं प्लस 9 करते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और प्लस क्या करेंगे 9 कर देंगे, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4 2 4 3 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 234 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि पहले नंबर का इसका स्क्वायर किए हैं और प्लस 9 जोड़ दिए तो 130 आ गया। दूसरे में 7 का स्क्वायर प्लस 9 किए तो कितना 49 प्लस 9 58 आ गया। और तीसरे में 15 का स्क्वायर क्यों मैं तो 225 आ गया और प्लस 9 जब जोड़ेंगे तो 234 हमारा इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है कि नीचे कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। ठीक, तो आइए पहले ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यहीं पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। कथन क्या बोला है कि h बराबर है w के, फिर उसके बाद w बड़ा है f से, फिर f हमारा ये बड़ा और बराबर है s से, और s जो है ये बड़ा और बराबर है t से, और t बड़ा है किससे y से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बाई ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है कि t बड़ा और बराबर है किससे f से, तो हम ढूंढते हैं f कहाँ पे है और t कहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि जो t है वो छोटा और बराबर है किससे s की, और उसके बाद s को क्या बोल दिया है कि s छोटा और बराबर किससे है f के, यानी कि f बड़ा हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि h बड़ा है h छोटा है किससे f के, यानी कि f क्या हो जा रहा है बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे क्या दे दिया देखते हैं h और f में रिलेशन, तो h बराबर है w के और w किससे बड़ा हो जा रहा है f के, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि y छोटा है किससे s से। ठीक, तो s हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया। ठीक, तो s को ढूंढिए, तो देखते हैं तो y जो है हमारा ये छोटा है किससे t से, यानी कि t बड़ा हो जा रहा है। फिर t और s का रिलेशन दिया है कि t छोटा और बराबर है किसके s से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे मिल गया, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भारत सरकार द्वारा जो ग्रामीण अवसंरचना का उन्नयन था यानी कि निर्माण था, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो उसे 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत उसकी की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु 2005 में भारत निर्माण योजना शुरू की गई। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना कब से चला था, तो 2002 से लेकर 2007 तक चला था। ठीक है, और भारत निर्माण योजना के 6 घटक हैं, उसमें कितने घटक थे, तो 6 घटक थे। जल, सिंचाई, सड़क, संचार, ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास भी उसमें शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो बोला है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 42% पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत, तो ये 42% पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः दूसरे पे और तीसरे पे कौन आता है, गुजरात तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, ये एक अद्वितीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये नमक सहिष्णु वृक्षों तथा झाड़ियों के घने वन हैं जो अंतरवारी क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये कैसे क्षेत्र में विकसित होते हैं, तो अंतरवारी क्षेत्र में ये विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से है। क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, यानी कि कोई दो संख्या है उनके बीच का अंतर कितना दिया है, 52 दिया है। ठीक है, और वे 7:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या हो गई, एक संख्या हमारी 7x हो गई और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 3x हो गई। पहली हमारी
क्या हो गई 7x और दूसरी हमारी 3x हो गई। ठीक, अब क्या बोला, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर यानी कि माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो यानी कि 7x माइनस 3x करने पे क्या बोला है, 52 आता है। ठीक है, तो कितना माइनस करेंगे तो कितना, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4x बराबर कितना हो जाएगा 52। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 52 और ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में। ठीक, फिर 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 13। ठीक, x बराबर 13 है। फिर बोला है कि तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी। हम लोग माने थे कि 7x और 3x, तो वैल्यू पुट कीजिए, 7 गुणते x की वैल्यू 13 बराबर, इसके बाद क्या करेंगे, एक संख्या क्या बोला है 3 गुणते 13। ठीक, 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है। ठीक, और 13 तियाँ कितना होता है 39 होता है। ठीक, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, तो 7 हमारी, यानी 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 91 आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है 91। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो डी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान वैश्विक रूप से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 1 या फिर ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक अश्वशक्ति ये 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी दी हुई है, तो लिखिए पहले 12 मीटर दी हुई है, दूसरा 14 मीटर दी हुई है और तीसरा क्या बोला है 16 मीटर दी हुई है। ठीक है, इसका पता क्या करना है, तो इसका पता हमको क्षेत्रफल करना है। तो ये हम हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा करने वाले। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में, यानी क्षेत्रफल, हीरोन्स का फॉर्मूला क्षेत्रफल बराबर एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस को हम पता कैसे करते हैं, ए तो मान लीजिए हमारी क्या होती है, ये भुजा होती है, यानी कि साइड, ए हमारी पहली भुजा, बी हमारी दूसरी भुजा और सी हमारी क्या हो गई तीसरी भुजा हो गई। ठीक, पहला दूसरा तीसरा किसी को भी आप मान सकते हैं। ठीक, तो एस बराबर कैसे पता करते हैं, सभी भुजा का सम, यानी कि ऑल साइड ऑफ सम बटा में 2 अपॉन में 2 करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी सभी भुजा को जोड़ने के बाद बटा में 2 कर देते हैं, तो हमारा एस पता हो जाता है। ठीक है, तो जोड़िए पहले इसको, पहला दिया है 12 प्लस 14 और प्लस कितना दिया है 16। ठीक है, ये दिया है, बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना 10 20 30 और 6 4 10 40 और 40 और 2 कितना हो गया 42। तो 42 बटा में कितना हो गया 2। ठीक, तो 2 एकम 2 ना के 4 2 एकम 2, यानी कि एस हमारी कितनी आ गई 21 आ गई। ठीक है, जब एस हमको पता चल ही गया है तो हीरोन्स फॉर्मूला पे हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे वैल्यू। तो चलिए पुट करते हैं, यानी कि ट्राइंगल का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, ये हीरोन्स फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस कितना हो जाता है सी हो जाता है। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर, तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो एस आ गया है कितना आ गया है 21 आ गया है 21, फिर एस हमारा 21, ए कितना है मान लीजिए 12 हो गया, एस फिर कितना दिया है 21 और बी कितना मान लेते हैं 14 मान लेते हैं, ए बी सी आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस हमारा 21 और सी कितना 16। ठीक है, तो फिर ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो गया सारा 21, समझ में आ रहा है, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 9 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा और 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐसा अंडर रूट में अगर 2 वैल्यू सेम आ जाती है तो उसको हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। तो ऐसा बनाइए कि देखिए ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए, यानी कि 2 जोड़ा आता है तो उस नंबर को क्या करते हैं अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं। 21 है, देखिए कोई ऐसा कोई नंबर बन रहा है, तो हाँ बन रहा है, 3 गुणते 3 कर देती हूँ और 7 कर देती हूँ और मैं फिर क्या कर देती हूँ 5 कर देती हूँ। ठीक, तो 21 तो है ही है और 3 सत्ते 21 हो जा रहा है, 70 के 21, तो 21 गुणते 21 गुणते 3 गुणते 5 हमारा बच जाएगा। समझ में आ रहा है अंडर रूट में ये। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 21 को बाहर निकाल देती हूँ अंडर रूट से, क्योंकि 2 जोड़ा बन गया है इसका, तो 21 अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा और 3 5 क्या आ जाएगा 15, यानी कि जो आंसर हमारा आ जाएगा वो मीटर में दिया है तो मीटर हमेशा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यानी कि आंसर हमारा 21 अंडर रूट में 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ से दिया है। क्वेश्चन दिया है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है तो निम्न व्यंजक का मान बताइए। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन जो दिया है ये दिया है, इसके बाद इसमें चेंज करेंगे क्योंकि प्लस का मतलब भाग दिया है। ठीक, तो आइए चेंज करके पहले लिख लेते हैं इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नोट करने से पहले हम लिख लेते हैं कि प्लस का अर्थ भाग दिया है, ठीक, समझने में आसानी होगी। इसके बाद माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ प्लस दिया है, गुणा का अर्थ क्या दिया है, माइनस दिया है, भाग का अर्थ क्या दिया है, तो गुणा दिया है। प्लस का अर्थ भाग दिया है, माइनस का अर्थ प्लस दिया है, गुणा का अर्थ माइनस दिया और भाग का अर्थ गुणा दिया है। ठीक, अब हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट है, फिर मसला ब्रैकेट यानी कि ग्रेटर, फिर मीडियम ब्रैकेट, 23 पे छोटा ब्रैकेट 23 गुणते 15। ठीक है, 23 गुणते 15 माइनस 1 भागा कितना दिया है 4। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया मीडियम यानी मसला ब्रैकेट, फिर 2 माइनस 2। ठीक, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दिया है, फिर 2 दिया। ठीक, अब इसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि प्लस का अर्थ भाग दिया, तो चेंज कर लेते हैं पहले सबको। गुणा का मतलब क्या दिया है, गुणा का मतलब माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देती हूँ। ठीक, माइनस का अर्थ प्लस दिया है तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देती हूँ। ठीक, उसके बाद फिर बोला है भाग का अर्थ गुणा है यानी 1 गुणते मैं 4 कर देती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर क्या बोला है, प्लस का मतलब भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या बोला है, भाग बोला है। ठीक, उसके बाद फिर 2 माइनस दिया है तो माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे भाग का मतलब कितना बोला है, क्या बोला है, गुणा बोला है, तो गुणा क्या कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, उसके बाद आगे हम लोग अब कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जैसे हम बोर्ड मास सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले छोटा ब्रैकेट उसके बाद मसला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 23 माइनस 15 तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। फिर प्लस कर देंगे, बीच में प्लस का सिंबल है, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद मसला ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद भाग दिया है तो भाग कर देंगे। उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 4 होता है। ठीक, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट तो सॉल्व कर दिए, 2 + 2 4 हो गया और गुणते क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है। इसके बाद मतलब ब्रैकेट अब हटाएंगे तो हो जाएगा 8 + 4 कितना होता है, तो 12 लिख देंगे, 12। ठीक, फिर भागा कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद गुणा कितना है, 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, जब 4 में 12 का भाग जाएगा, 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 गुणते 2 हो जाएगा। ठीक, तो 3 दूना की कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आंसर में चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि 6 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है। क्या बोला है कि मेरु रज्जु को कौन दर्शा रही है इस चित्र में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संख्या नंबर 4 के पास हमारी क्या होती है, मेरु रज्जु होती है, इसी को ये दर्शाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं, पहला और दूसरा दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है, यानी कि कौन सी कथन में है। तो कथन दिया है और पढ़ लेते हैं। कथन दिया है, निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होनी आवश्यक है। एकदम सही है भी। तो चलिए अब इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। 2 दिया है कि देखिए, बोला है कि विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है, पहला बोला है। और दूसरा क्या बोला है, भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसमें करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि न तो धारणा 1 सही है और न ही धारणा 2 सही है। इसमें बोला है कि विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। जरूरी नहीं है कि जब पूरा विषय आएगा तभी आप निबंध लिख सकते हैं, आप ऐसे भी निबंध लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी हो तो। दूसरा बोला है कि भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। तो ये जरूरी थोड़ी ना है, अगर आपको भाषा का ज्ञान हो तो आप निबंध अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 हमारा इसे निहित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा रीजनिंग से ये भी, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के और रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या गिनते हैं कि कितने अल्फाबेट दिए हैं, यानी कि कितने अक्षर दिए हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर ऑफ इसमें अक्षर कितने हैं, तो 20 है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में 20 अक्षर वाले आते हैं तो उसको हम 5-5 अंक में बांटते हैं। कितने अंक में बांटते हैं, तो 5-5 उसको अल्फा अक्षर में बांट देते हैं। अगर जब 3 का मल्टीपल आता है, जैसे कि 3 आ गया, 9 आ गया, 15, तब 3-3 अक्षर में उसको बांटेंगे। लेकिन जब 20 आ जाएगा तो उसको 5-5 अक्षर को हम बांटते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, बी डैश दिया है, एम दिया है, फिर डैश
क्यू दिया है, फिर डैश वी दिया है, फिर एम दिया है, फिर वी दिया है, उसके बाद बी भी एम डब्ल्यू दिया है, फिर डैश दिया है, फिर बी भी दिया है, फिर 2 डैश दिया है, फिर 3 दिया है। अब कितने अक्षर में इसको बांटेंगे? 5 5, 1 2 3 4 5 यानी कि के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि वी के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि डब्ल्यू के बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डब्ल्यू के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डैश नहीं है तो हमारा ये यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 डैश के बाद फिर एक, ये मिस्टेक हो गया यार, रुक जा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो भी अक्षर वाला देता है यानी कि अल्फाबेट वाला, तो पहले हम अल्फाबेट गिनते हैं कितने अक्षर दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 इसमें अक्षर दे रखे हैं। तो ध्यान दीजिए, कभी भी जैसे कि 5 का मल्टीपल आए तो उसको 5 पार्ट में बांटते हैं। अगर 3 का मल्टीपल आए, जैसे कि 3 आए, 9 आए, 15 आए, तो उसको 3 भाग में बांटते हैं। तो इसको हम 5 भाग में पहले बांटेंगे। इक्वल बांटना चाहिए, नहीं कि अगर 3 भाग में बांट रहे हैं तो पीछे हमारा 2 आ जाए, 4 आ जाए, हमेशा 3 ही आएगा, ठीक। 3 में बांटेंगे या फिर 5 में बांटेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ आनी चाहिए, यानी कि 4 भाग में बांटेंगे, 5 है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 क्यू के बाद आ गया 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 डैश के बाद फिर 1 2 3 4 5 5 बच गया, यानी कि 1 2 3 4 कितने पार्ट में बांटी हूँ? 4 में, और 5 का यहाँ पे पेयर बन गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन चेक करने वाले हैं। कोई भी मान लीजिए इसमें अक्षर दोबारा एक खाने में नहीं आना चाहिए। अगर दोबारा आ गया तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए पहला चेक कर लेते हैं। पहला हम चेक करें, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या रख रहे हैं? वी रख रहे हैं डैश की जगह पे। बी के बाद वी हो गया, फिर एम हो गया, फिर डैश, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? डब्ल्यू हो गया, और फिर यहाँ पे क्यू आ गया, ठीक है। तो अभी तो ये 2 नहीं आया, इसके बाद डैश है, इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू आ गया, फिर वी एम डब्ल्यू, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार डब्ल्यू एक खाने में नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। बी चेक करिए। बी के लिए मान लीजिए बी लिख दिया मैंने, फिर एम लिख दिया, फिर डैश क्यू, फिर वी एम डब्ल्यू, फिर डैश, फिर यहाँ पे, ठीक। तो पहले हम बी ऑप्शन में क्या दिया? भी दिया है, तो भी को यहाँ पे भर लेते हैं। फिर डब्ल्यू दिया है, ठीक, तो मैं डब्ल्यू को यहाँ पे भर लेती हूँ। उसके बाद क्या दिया? बी दिया है, ठीक, तो बी को भी मैं भर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी दे दिया है, ठीक, भी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 2 बार वी एक खाने में नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब हम नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी को ये भी सही है कि नहीं सही है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। बी डैश एम डैश क्यू ऑब्लिक डैश वी एम डब्ल्यू डैश बी वी एम डब्ल्यू डैश, फिर ऑब्लिक बी भी डैश डैश टी दिया है, ठीक है। अब इसमें भरना शुरू करते हैं। पहले भी दिया है तो भी भर ली हूँ, उसके बाद डब्ल्यू तो डब्ल्यू को भर दी हूँ, उसके बाद फिर बी डब्ल्यू दिया है यहाँ पे तो डब्ल्यू को भर ली हूँ, फिर उसके बाद बी दिया है तो देखिए बी को भर दी हूँ, उसके बाद आर को भी भरी हूँ मैं, उसके बाद एस को भर दी हूँ, उसके बाद एम को, और फिर लास्ट में डब्ल्यू को। तो इसमें चेक कर लीजिए कोई भी अक्षर यानी कि अल्फाबेट दोबारा आ रहा है, तो कोई भी अक्षर हमारा इसमें दोबारा नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम डी को भी भर के दिखा देते हैं। मान लीजिए कि डी को हम इसमें भर रहे हैं, ठीक। पहले में वी दिया है, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू दिया है, ठीक, फिर भी दिया है, देखिए वी दे दिया तो वी 2 बार आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इजराइल देश के साथ ये वर्षगांठ की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीके का, भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया है? तो इजराइल देश के साथ ये वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये फिजिक्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि आर पूछा है हमारा रेसिस्टेंस। तो आइए क्वेश्चन को पहले एक बार समझाते हैं आपको। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक बार मैपिंग कर दी हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, बहुत छोटा छोटा लिखा है, ठीक है। ये 3 ओम है, ठीक। तो क्वेश्चन बोला है ए और बी के मध्य, यानी कि ए और बी के मध्य कितना
रेसिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध कितना है उसको पता करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम के 3 दिए हैं प्रतिरोध, यानी कि समझ लीजिए तार दिया है, ठीक। तो इन दोनों को जब आप सीधा करेंगे तो दोनों ये एक दूसरे के पैरेलल में है, लेकिन जब आप सीधा करेंगे तो किस में हो जाएंगी, सीरीज में दोनों हो जाएंगी, ठीक है। दोनों जब सीरीज में हो जाएंगे तो ये अपने आप इन दोनों के किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक। जब भी आप प्रतिरोध का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब प्रतिरोध सीरीज में होता है, किस में, सीरीज में होता है, तो R1 प्लस R2 कर देते हैं। मान लीजिए कि ये R1 हो जाता है, ये R2 लिख देते हैं और इसको R3 मान लेते हैं, ठीक। तो R1 प्लस R2 कर देते हैं सीरीज में। जब पैरेलल में हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 1 में R1 प्लस 1 में R2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे R1 प्लस R2, सीरीज में इसीलिए सिंपल ही जोड़ रहे हैं, अपॉन में करके नहीं। तो कितना, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक। ठीक, सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 ओम हो जाएगा और ये हमारा कितना है, ये पहले से ही कितना है, 3 ओम है। तो ये दोनों क्या किस में हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या लगता है, 1 में R1 प्लस 1 में R2 लगता है, ठीक। तो मान लीजिए अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो 1/6 प्लस 1/3 कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे 1 में R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल है, टोटल कर दीजिए, फिर इक्विवेलेंट कर दीजिए। इसके बाद एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 और ये क्या हो जाएगा, जब इससे दोनों को भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 2 ही आएगा। उसके बाद 6 तो ये 1, यानी कि 3/6 1 में R टोटल हो गया, ठीक है। टोटल या फिर इक्विवेलेंट कर लीजिए। जब इसको साइड करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, 6/3 गुणा में था इसके साथ तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो 3 दूना के 6, यानी कि R हमारा तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध इसका, ठीक है। इसका क्वेश्चन अभी बाकी है तो आगे मैं करवाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।